यहां पर मेरा परिचय देते समय कहा गया, गुजरात का भाग्य विधाता। न मैं भाग्य विधाता हूं, न मैं भाग्य में भरोसा करता हूं। मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। और अगर इस देश के कोई भाग्य विधाता है तो इस देश के 120 करोड़ नागरिक हैं। इस देश का कोई भाग्य विधाता नहीं। अगर गुजरात का भी कोई भाग्य विधाता है तो गुजरात के 6 करोड़ नागरिक गुजरात के भाग्य विधाता है। कोई व्यक्ति उसका भाग्य विधाता नहीं बन सकता। और नहीं हम ऐसा समाज चाहते हैं। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब हमारे देश के संतों की, आचार्यों की, भगवंतों के विषय में आलोचना होती थी। आलोचना इस बात की होती थी कि हमारे संत, आचार्य, महंत कुछ करते नहीं है, अपने मठ मंदिरों में बैठे रहते हैं, मौज से खाना खाते हैं, भक्तों से पूजा अर्चना करवाते हैं। बस यही उनका काम है और कुछ करते नहीं। ये आलोचना आपने सुनी होगी। इतना ही नहीं, ये भी आलोचना होती थी, देखिए क्रिश्चियन मिशनरी कितना काम करते हैं, ईसाइयों के धर्मगुरु कितना काम करते हैं। ऐसी कंपैरिजन भी होती थी। और आज अगर कोई संत समाज की पीड़ा से पीड़ी है, दुखी है, और अगर वो किसी विषय को लेकर के बात करते हैं, अगर वो कोई संत अपना कर्तव्य मान करके राष्ट्र के हित में जनचेतना जगाने का प्रयास करते हैं, तो मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए कि कल तक जो संतों को सवाल पूछते थे क्यों नहीं कर रहे हो, आज वो उनको गाली दे रहे हैं कि ये सब क्यों कर रहे हो। मित्र, इससे बड़ा तो दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हमारा इतिहास गवाह है, हमारी संस्कृति गवाह है, हमारी परंपरा गवाह है कि जब जब हमारा मानव जात संकट में आई है, संतों ने हमारा मार्गदर्शन किया। और इसलिए मैं पूज्य तरुण सागर जी महाराज का, पूज्य रामदेव बाबा का और ऐसे लाखों करोड़ों त्यागी तपस्वियों को आज बड़े आदर के साथ वंदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने ये ज्योत जलते रखने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, आज मुझे 3 महानुभावों के सम्मान करने का अवसर मिला। कोई पोस्टमैन किसी बेटे की कमाई को, उसका मनी ऑर्डर अगर उसके मां या बाप को पहुंचाता है तो मेहनत पोस्टमैन की नहीं होती है, उस बेटे की कमाई है जो पोस्टमैन उसके मां और बाप को पहुंचाता है। मैं पूज्य तरुण सागर जी महाराज का बहुत आभारी हूं कि मुझको उन्होंने एक अच्छे पोस्टमैन के रूप में पसंद किया। और ऐसे महानुभावों को वो डाक पहुंचाने का काम मुझे सुपुर्द किया। मैं इसके योग्य नहीं हूं। पूज्य रामदेव बाबा का जो स्थान है, हम कौन होते हैं उनका सम्मान करते हैं। और इसलिए ये निमित्त बनने का जो अवसर मिला है, मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव महसूस करता हूं। और इसलिए मैं तरुण सागर जी महाराज का हृदय से
आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं। मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ। मुझे अगर विजय जी का पूरा भाषण सुनने का मिलता तो अच्छा होता, लेकिन आखिर के तो कुछ शब्द तो सुनाई ही दिए। आपको लगता होगा कि विजय जी तो कांग्रेस के हैं और मीडिया में भी हैं, और आज उन्होंने मोदी को शेर कह दिया है। तो मोदी को रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज मुझे नींद मेरी है वो भी चली जाएगी। कहीं ऐसा तो न हो कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज हो कि कांग्रेस हाईकमांड ने विजय दर्रा को नोटिस भेजा। कांग्रेस हाईकमांड ने तय किया है कि विजय दर्रा जैसे कांग्रेस के एमपी चुनाव का वर्ष है और गुजरात में जाकर के मोदी की तारीफ करें, इससे बड़ा कोई इनडिसिप्लिन नहीं हो सकता है, इसलिए उनको निकाल दिया जाए। फिर मेरे मन में विचार आए, नहीं वो मीडिया में है ना, तो शायद ऐसा नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, पता नहीं ये लोकतंत्र का बुर्खा पहन करके किस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, यह देश ने भली भांति देखा है। भाइयों बहनों, जैन परंपरा ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के संकट से गुजर रहा है। पूरे विश्व को इस बात की चिंता है कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आज हम लोग जिंदा हैं, आज हम लोग पानी पा रहे हैं, आज हम लोग अगर ये हवा पा रहे हैं, उसमें हमारा योगदान नहीं है। हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं, इसलिए हमारे नसीब हो। अगर हमारे पूर्वजों ने न छोड़ा होता तो हमें यह नसीब नहीं होता। अगर मेरे पूर्वजों की बदौलत मुझे ये प्राप्त हुआ है, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हमारी भावी पीढ़ी का खा जाने का हमें अधिकार नहीं है। हमें भी उनके लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए। कुछ शुद्ध हवा छोड़ के जाएं, कुछ पीने का पानी छोड़ के जाएं, उनके लिए कुछ छोड़ के जाएं, वो तब संभव होगा। भाइयों बहनों, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, अगर विश्व ने जैनिज्म को जाना होता, हिंदुत्व को जाना होता और जीने का प्रयास किया होता, तो आज दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का संकट ना आता। यह महान संस्कृति है, परंपरा है, जिसने किस ऊंचाई तक देखा है। मित्रों, पश्चिम की बड़ी तारीफ होती है। कुछ लोग तो बाइबल के कोड दिखाते हैं और एक शब्द हमें बताया जाता है बार बार, लीव और लेट लीव, जियो और जीने दो। और हम भी इस ना समझी में सीना तान कर उस वाक्यों का 50 बार प्रयोग करते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि पश्चिम से आया हुआ कोई वाक्य हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी हमने अपनी ओर देखा है? हमारे संतों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने हमें क्या रास्ता दिखाया? उन्होंने हमें इतना नहीं कहा जियो और जीने दो, इतना नहीं कहा। वो एक कदम आगे गए और हमें कहा जीवो अने जीवाड़ो। देखिए, ये परंपरा है। आपने जितनी बार तरुण सागर जी को सुना होगा, ये वाक्य जरूर आया होगा। यही तो उच्च परंपरा है कि जो सिर्फ मैं जीता हूं, तुम जियो, तुम तुम्हारा कर लो, मैं मेरा कर लो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति कहती है जियो, और अगर वो जीने के लिए असंभव है
तो उसको जीने के लिए पूरी शक्ति और समर्थन मदद करो। ये इस महान परा है, उस महान परंपरा के हम शिष्य हैं। भाइयों बहनों, मैं आज एक पीड़ा की बात भी करना चाहता हूं। आप लगातार घड़ियाली आंसू क्या होते हो बराबर देखते रहते हो, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वालों की कोई कमी नहीं है, झूठ फैलाने वालों की कोई कमी नहीं है। ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन एक ऐसे संत का मंच है जिस संत ने जीव दया के लिए जीवन खपा दिया है, और इसलिए उस पीड़ा को मैं व्यक्त करने के लिए ये सही जगह समझता हूं। भाइयों बहनों, हमारे गुजरात की पहचान है व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति की। हरियाणा, पंजाब, गंगा यमुना के प्रदेशों की पहचान है हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन की। और मानव जाति के कल्याण के लिए श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की चर्चा लगातार होती रही है, और मैं और आप सब गर्व करते हैं श्वेत क्रांति के लिए, हरित क्रांति के लिए। लेकिन शायद संतों तक भी यह बात नहीं पहुंची होगी, यहां बैठे हुए जीव दया के लिए जीवन खपाने वालों के तक भी ये बात नहीं पहुंची होगी। दिल्ली में एक ऐसी सल्तनत बैठी है जिस सल्तनत का निर्णय है पिंक रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, अब वो कह रहे हैं पिंक रिवॉल्यूशन। और उन्होंने, ये वाकई उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, दिल्ली में बैठी हुए मैडम सोनिया जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का एक एजेंडा है पिंक रिवॉल्यूशन। ये पिंक रिवॉल्यूशन है गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है? मटन का जो कलर होता है ना, वो पिंक कलर का होता है। ताली किसके लिए बजा रहे हो मेरे भाइयों? ताली किसके बजा? आंख में से आंसू टपकने वाले, मेरी बात जब सुनोगे तब आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। किस प्रकार के निर्णय किए जा रहे हैं दिल्ली में। और विजय जी, कांग्रेस के नेता यहां बैठे हैं, मेरी पीड़ा यहां व्यक्त करना उचित मानता हूं। उन्होंने पिंक रिवॉल्यूशन का नारा लगाया है, और यह भारत सरकार को लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए हिंदुस्तान से गौ मांस का अगर एक्सपोर्ट होता है तो सबसे ज्यादा कमाई हो सकती है। और इसलिए भारत सरकार अधिकृत रूप से गौ मांस एक्सपोर्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी, अगर आप अच्छा कत्ल खाना बनाना चाहते हो तो भारत सरकार देती है। आप बच्चों के लिए दूध रखने के लिए अगर फ्रीज मांगोगे तो 50 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन गौ मांस दुनिया में भेजने के लिए एक एक व्यक्ति को टोटल 50 करोड़ नहीं कह रहा हूं, अगर 10,000 लोग आज आ जाएं कि बहुत बड़े मोस्ट मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाना है तो हर एक को 50 करोड़ देने की योजना ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार की है। भाइयों बहनों, ये 2012 में भारत सरकार के जो अंक प्रसिद्ध हुए उसमें कहा है कि हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट में सबसे अधिक को एक्सपोर्ट किया गया है तो बीफ का किया एक्सपोर्ट, गौ मांस का एक्सपोर्ट किया गया है। यह अधिकृत रूप से भारत सरकार ने बड़े गौरव से अपने अंक प्रदर्शित किए। भाइयों बहनों, गुजरात में गाय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी गाय मां का क्या गुनाह है, उस मुख पशु का क्या गुनाह है कि तुम सिर्फ पैसों तिजोरी के लिए और यहां पर अनाप शनाप खर्च करने के लिए उसको कत्ल करके दुनिया के बाजार में बेच रहे हो। भाइयों बहनों, बांग्लादेश में लाखों की तादाद में हमारी गायों की चोरी करके स्मगलिंग करके उसको बांग्लादेश ले जाया जाता है। बांग्लादेश से उसकी कत्ल होती है और दुनिया के बाजार में बांग्लादेश कमाई करता है, बीफ बेचता है। भाइयों बहनों, एक गुजरात सरकार ऐसी है जिसने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट में जो केस हार चुके थे, हमने 4थी बार कोशिश की और अकेला राज्य ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेके आया है
कि हम गौ सुरक्षा करना ये हमारा अधिकार है। और एक गुजरात एक राज्य ऐसा है कि जिसने गौ सुरक्षा का कानून बनाया है। भाइयों बहनों, एक तरफ तो ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, कुछ वैज्ञानिकों का तो यहां का कहना है कि अगर एक व्यक्ति वेजिटेरियन होता है तो वो अपने जीवन काल में 1.5 टन कार्बन कम प्रोडक्ट करता है, अगर वो वेजिटेरियन है। शाकाहार की चर्चा होती है। मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं, कभी हमने सोचा है, मैं जानता हूं यहां कौन लोग बैठे हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन आस्था चैनल से शायद देश सुनता होगा, इसलिए बात बताना मैं जरूरी समझता हूं। मित्रों, अग्नि, हमारे यहां भूख जब लगती है ना तो एक शब्द प्रयोग होता है कि जठराग्नि बड़ी प्रज्वलित हुई है। भूख जब लगती है तो कहते हैं जठराग्नि प्रज्वलित हुई है। वो अग्नि है। और हम जानते हैं कि चीता जलती हो क्या होता है, वह भी अग्नि होती है। लेकिन जब अग्नि के ऊपर डेड बॉडी रखा जाता है, हड्डी मांस का शरीर रखा जाता है, चाहे वो साबुत हो या कटा हुआ हो, वो चीता बन जाता है। लेकिन उसी अग्नि पर फल फूल अनाज घी तेल डाला जाता है तो यज्ञ बन जाता है। आपके भीतर जो जठराग्नि है, उस जठराग्नि में जब आप मटन डालते हो, फिश डालते हो, तो वो जठराग्नि चीता बन जाती है। और जब अन्न डालते हो, घी डालते हो, दूध डालते हो, दही डालते हो, तो यज्ञ बन जाता है। तो आपके भीतर चीता हो कि यज्ञ खाना हो, ये निर्णय आपको करना है। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तरुण सागर जी महाराज बड़े गर्व के साथ कहते हैं वो कड़वी बात बताते हैं, और जिसको कड़वी बात बताने में गर्व होता है उसको किसी का भय नहीं होता है, वो अभय होता है। और जो अभय होता है वो कब कुछ कह दे, कह नहीं सकते, कल हमारी भी बारी आ सकती है। अगर उनका मन कर जाए तो हमको भी लपेट लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बातों में संकेत रहते हैं भैया, और उन संकेतों को भी कभी कभी समझना चाहिए। हर बात संतों को बोलने की जरूरत नहीं होती है। और मैं मानता हूं यहां जो लोग आए हैं वो और मेरे मीडिया के मित्र इस संकेत को समझेंगे। मीडिया के लोग समझते तो हैं, लेकिन आपको समझाएं, ये मैं प्रार्थना करता हूं। और संकेत ये है कि इस बार तरुण सागर महाराज जी ने कमल पर बैठना पसंद किया है। बोलो भारत माता की। तो ये संकेत हमारे लिए काफी है, और मैं इस संकेत से बहुत ही गदगदित हुआ हूं। मुझे आपने बुलाया, बहुत आभारी हुआ। धन्यवाद।